हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 तरुण के स्वपन यानी कि सपने। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। अपना यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। आइए अब हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। सो उनका जो एक मतलब स्पीच आप बोल सकते हैं जो 29 दिसंबर की है, उस स्पीच के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और उनका सपना था कि सब लोग जो है इस देश में जो है सही रहे, किसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई भी जैसे कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले, मतलब सबको समान रूप से यहाँ पर ट्रीट किया जाए। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। हमारे नेता स्वर्गीय देश बंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। तो ये जो है पूरी सुभाष चंद्र बोस की जो उस टाइम की जो स्पीच है वो बताई गई है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में बताते कि उन्होंने एक सपना देखा था जिसकी वजह से मतलब वो सपने को ही वो अपना सब कुछ मानते थे और उसी के लिए उन्हें शक्ति और आनंद हमेशा मिलता रहा। और वो ही सपना उसके उत्तराधिकारी हम हैं, यानी कि उस सपने को आज हमें पूरा करना है। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, कामकाज करते हैं। वह स्वप्न है या आदर्श क्या है? तो मतलब वो बता रहे कि उसी स्वप्न, उसी सपने को पूरा करने के लिए हम ये सब काम करते हैं। अब ये स्वप्न है या आदर्श है क्या? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। तो एक हम ऐसे समाज की जो है कामना करते हैं, स्वप्न देखते हैं जिसमें सब कुछ हो, सारे गुण जिसके अंदर हो, और एक राष्ट्र जो स्वाधीन हो, जिसके ऊपर किसी और का राज ना हो, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता हो। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी गलत चीज़ वहाँ पर ना हो समाज में, तथा समाज के दबाव में वह मरे नहीं। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा लें। तो जाति भेद नहीं होना चाहिए, वो जैसे समाज की वो कल्पना करते हैं, सपना देख रहे हैं उसमें। और नारी जो है मुक्त होनी चाहिए, उस जैसे पुरुष जो है उस समय पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह वो भी समाज में, राष्ट्र में जो है पुरुषों के समान, आदमियों के समान जो है सारे अधिकार उन्हें मिल सके जितने उनके पास है, और हर एक चीज़ में समान रूप से वो पार्टिसिपेट कर पाए। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो मतलब जहाँ पर जो है सब मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, अपना काम करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, आलसी नहीं होगा, ये नहीं कि जो काम से भागते हैं वैसा कोई नहीं होगा, वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। यानी कि उस पर किसी तरह की जो गलत संगत होती है, गलत चीज़ें होती है, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो इन सबसे दूर रहेगा, क्योंकि लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे। समाज को और आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह राष्ट्र और वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। यह भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। यानी कि अगर सब लोग ये सारी चीज़ें कर देंगे तो उसमें क्या होगा, जो नया समाज बनेगा, जो नया राष्ट्र वहाँ पे बनेगा, वो पूरी दुनिया में विश्व मानव उनके सामने जो है एक आदर्श समाज की किस तरह का एक समाज होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, वैसी एक मिसाल वो प्रस्तुत करेगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। तो मुझे मतलब मेरा जो सपना है वो यही है कि इस तरह का राष्ट्र बने, इस तरह का समाज बने। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है।
तो यही वो सपना है जो मुझे जो है मेरे सामने एक अखंड सत्य की तरह हमेशा आता है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, तो इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है, और इस सपन को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी हो तो वह मरण है स्वर्ग समान। कि अगर इसके लिए कोई भी संकट हो हम वो झेल सकते हैं, किसी भी प्रकार का किसी चीज़ का त्याग करना हो, छोड़ना, वो हम छोड़ सकते हैं। और इस सपने को अगर पूरा करने के लिए मुझे मरना भी पड़े, अपने प्राण भी देने पड़े, तो वो मरना क्या होगा, जैसे कि स्वर्ग मिल गया है मुझे। हे मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वपन जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, जो मेरे शुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। और यह स्वपन है तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। और तरुण भाइयों यानी कि जो नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं और आदमी हैं वहाँ पर, उनको वो बोल रहा है कि मेरे पास और कुछ तुम्हारे लिए देने के लिए नहीं है, मेरे पास यही जो मेरा सपना है यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और इसी में जो है असीम शक्ति है, और जब आप ये इसे पालेंगे तो भरपूर आनंद भी मिलेगा। और मेरे छोटे से जीवन में यही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे सार्थक लगती है, और मैं इसी सपने को तुम्हें उपहार स्वरूप तुम्हें भेंट देना चाहता हूँ, गिफ्ट के रूप में तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ताकि तुम भी इसके लिए आगे प्रयास करते रहो। तो इसे स्वीकार करो। उसके बाद है लेखक से परिचय। उड़ीसा, अब जो है उड़ीसा है, राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी थी। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारे से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा प्रेरक नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है। प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाङ्मय संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया है। तो इनके बारे में बताया गया कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है भारत को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, किस तरह से अपनी तरफ से पूरा योगदान जितना हो उसका उन्होंने दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने की और उसका लीडर वो बने। उसके बाद में बहुत सारे मतलब जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए, दिल्ली चलो, जय हिंद जैसे नारे उन्होंने दिए थे। और भारत सरकार ने जो है इनकी बुक भी जो है वो मतलब प्रकाशित की है, तो उसमें भी इनके बारे में देख सकते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वपन यानी कि सपना या कल्पना, स्वाधीन, स्वतंत्र, आज़ाद, संपन्न, समृद्ध और विकसित। दृष्टि, नज़र या दृष्टिकोण, उद्बोधन, भाषण या संदेश। नारी मुक्ति, महिलाओं की आज़ादी या स्वतंत्रता। समान अवसर, बराबर के मौके। युवक सम्मेलन, युवा लोगों की सभा। स्वर्गीय, दिवंगत जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुका हो। देशबंधु, देश का मित्र या प्रिय व्यक्ति। उत्तराधिकारी, वह जो किसी की जगह लेता है। प्रेरणा, उत्साह देना या प्रेरित करना। सर्वांगीण, पूर्ण सभी दिशाओं से। जाति भेद, जाति के आधार पर भेदभाव करना। समता, समानता, विषमता, असमानता या भेदभाव। सुअवसर, अच्छा अवसर। मर्यादा, सम्मान या सीमा। अकर्मण्य, आलसी या काम न करने वाला। विजातीय, बाहरी या विदेशी। यंत्र, उपकरण या मशीन। अभाव, कमी या न होना। सार्थक, सफल, जिसका फल निकले। उसके बाद में अखंड, निरंतर या लगातार। त्याग, बलिदान या छोड़ना। प्राण, जीवन। स्वर्ग समान, स्वर्ग जैसा या अत्यंत अच्छा। शूद्र, छोटा या मामूली। उपहार स्वरूप, उपहार की तरह है।
पहले पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख आपको स्टार बनाना है। उनके स्वपन के उत्तराधिकारी आज हम हैं। इस कथन में शब्द हम किसके लिए है? देश के तरुण वर्ग के लिए या भारतवासियों के लिए? देश के तरुण वर्ग के लिए, भारतवासियों के लिए। हम शब्द यहाँ देश के तरुण वर्ग यानी कि युवाओं और भारतीयों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपने उद्बोधन में युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और पूरे भारतवासियों के लिए स्वपन की बात कर रहे हैं। स्वाधीन राष्ट्र का सपना साकार होगा श्रम और कर्म की मर्यादा से। स्वाधीन राष्ट्र का स्वपन श्रम और कर्म की मर्यादा से साकार होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि ऐसे समाज में श्रम और कर्म को सम्मान मिलेगा और आलसी व अकर्मण्य लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उनके स्वपन के उत्तराधिकारी आज हम ही हैं। उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? उनके स्वपनों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। उत्तराधिकारी होने का मतलब है कि हमें उनके स्वपनों को पूरा करने के लिए कर्म करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को यह स्वपन सौंपा ताकि वे इसे साकार कर सके। नेक्स्ट है, जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा तब तो क्या होगा? राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी। जब सभी को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर मिलेगा तो राष्ट्र की श्रम शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि शिक्षित और सशक्त लोग समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, तो आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और सही उत्तर बनाएं। जैसे पहले का आंसर ये चुना है, अधिकारी हम में हम का मतलब युवा और भारतवासी हैं। इसलिए सही है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण में युवाओं से बात कर रहे हैं और वे पूरे भारत के लिए सपना देखते हैं। वे कहते हैं कि यह सपना वे युवाओं को दे रहे हैं जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाधीन राष्ट्र का सपना मेहनत और काम से पूरा होगा। इसलिए सही है क्योंकि बोस ने कहा है कि जिस समाज में मेहनत और काम को सम्मान मिलेगा वही समाज आदर्श समाज बनेगा। आलसी लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। उत्तराधिकारी का मतलब है उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करना। इसलिए सही है क्योंकि बोस युवाओं से कहते हैं कि यह सपना उन्हें दे रहे हैं ताकि वे इसे सच करें। वे चाहते हैं कि युवा इसके लिए मेहनत करें, मुश्किलें सही और ज़रूरत पड़े तो जान भी दें। सबको शिक्षा और तरक्की का मौका मिलने से देश की मेहनत करने की ताकत बढ़ेगी। इसलिए सही है क्योंकि पाठ में कहा गया है कि जब सबको बराबर शिक्षा और मौका मिलेगा तो लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे। इससे देश की मेहनत करने की ताकत बढ़ेगी। मिलकर करें मिलान। तो नीचे जो है 2 आपको कॉलम दिए गए हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और सेकंड में उसके भाव लिखे गए हैं, तो आपको इन दोनों को आपस में मिलाना है। इसी स्वपन की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, कामकाज करते हैं। यानी कि हमारी समूची दिनचर्या और आचार विचार इसी लक्ष्य स्वपन के लिए प्राप्ति पर केंद्रित है। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। जिस देश की योजनाएं हमारे अपने समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी, उस देश में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। उस समाज में व्यक्ति दृष्टि से मुक्त हो तथा समाज के दबाव में वह मरे नहीं। तो समाज में सभी व्यक्तियों को सभी तरह की स्वतंत्रता हो और उस पर किसी तरह का बंधन या सामाजिक दबाव न हो। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, मतलब सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं कि समाज में अमीर गरीब का कोई फर्क न हो, सबके पास बराबर पैसे हो, संसाधन हो, ताकि कोई गरीबी से न मरे। अब कक्षा में आप इसे जो है सिखाते हैं कि एक अच्छे समाज में सभी को बराबर मौका और संसाधन मिलने चाहिए। वही स्वपन उनकी शक्ति का उत्सव बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। देश बंधु चित्तरंजन दास का सपना उनकी ताकत और खुशी का स्रोत था। यह सपना उन्हें हमेशा प्रेरणा देता था। कक्षा में कैसे साझा करेंगे? तो मैं कहूँगा कि यह पंक्ति बताती है कि एक बड़ा सपना हमें मेहनत करने और खुश रहने की ताकत देता है। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हैं। बोस चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को हर तरह की आज़ादी मिले, जैसे बोलने, सोचने और जीने की। कोई भी दबाव ना हो,
कक्षा में कैसे साझा करेंगे? मैं कहूँगा कि यह पंक्ति हमें सिखाती है कि एक अच्छे समाज में सभी को अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए। सोच विचार के लिए अब आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और निम्नलिखित विषय में पता लगाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था? तो कैसा कि सबको बराबर मौका मिले, शिक्षा मिले, नारी और पुरुष को समान अधिकार हो, जाति का भेदभाव न हो, मेहनत और काम को सम्मान मिले, कोई गरीबी या अभाव न हो, देश विदेशी प्रभावों से मुक्त हो और विश्व में आदर्श राष्ट्र के रूप में जाना जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा? नेताजी ने अपने सपने को सच करने को अपने जीवन की सार्थकता माना। उनका लक्ष्य था कि एक ऐसा समाज और राष्ट्र बनाना जो स्वतंत्र, सम्मान और मजबूत हो। इसके लिए वे हर मुश्किल सहने और बलिदान देने को तैयार थे। आलसी और अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा होगा? बोस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति मेहनत करे और देश के लिए कुछ करे। आलसी लोग समाज को कमजोर करते हैं, इसलिए उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों या ध्येय को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या क्या कर सकती है? क्या क्या कर सकते हैं? अच्छी शिक्षा लेकर देश के लिए काम करें, जाति, लिंग और गरीबी के भेदभाव को खत्म करने में मदद करें, मेहनत और ईमानदारी से बेहतर समाज को बेहतर बनाएं, देश की आज़ादी और सम्मान की रक्षा करें, दूसरों को प्रेरित करें और नेताजी के सपनों को फैलाएं। उसके बाद अनुमान और कल्पना। उस समाज में व्यक्ति सब दुष्टियों से मुक्त होगा। सुभाष चंद्र बोस ने किन किन दृष्टियों से मुक्ति की बात कही? बोलने और सोचने की आज़ादी, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव से मुक्ति, गरीबी और आर्थिक दबाव से आज़ादी, विदेशी शासन और सामाजिक दबाव से मुक्ति। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज और राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। सुभाष चंद्र बोस को अपने भाषण में नारी के लिए समान अधिकारों की बात क्यों कहनी पड़ी? उस समय समाज में औरतों को पुरुषों जितने अधिकार नहीं मिलते थे। वे शिक्षा, नौकरी और फैसले लेने में पीछे थी। बोस ने इसलिए समान अधिकारों की बात की ताकि औरतें भी समाज और देश के लिए पुरुषों की तरह काम कर सके। आपके विचार से हमारे समाज में और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें विशेष अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है? गरीब लोग ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार मिल सके, दिव्यांग लोग ताकि वे आसानी से समाज में शामिल हो सके, छोटी जाति और आदिवासी समुदाय ताकि उन्हें बराबरी मिले, बच्चे और बूढ़े ताकि उनकी देखभाल हो। सुभाष चंद्र बोस देश के समस्त युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे तरुण भाइयों। उनका संबोधन केवल भाइयों शब्द तक ही क्यों सीमित रहा होगा? उस समय भाषणों में भाइयों कहना आम था क्योंकि यह सभी को एकजुट करने का तरीका था। लेकिन बोस का मतलब सिर्फ पुरुषों से नहीं बल्कि पूरे युवा वर्ग से था। शायद भाइयों शब्द उस समय के समाज में सभी को संबोधित करने का प्रचलित तरीका था। यह स्वपन मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। सुभाष चंद्र बोस ने इस आह्वान पर श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? युवा वर्ग बहुत प्रेरित और उत्साहित हुआ होगा। बोस के जोशीले शब्दों ने उन्हें देश के लिए कुछ करने की हिम्मत दी होगी। शायद कुछ ने तुरंत उनके साथ काम करना शुरू किया होगा और कुछ ने उनके सपनों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया होगा। शीर्षक, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण का एक अंश पढ़ा, यानी कि एक पार्ट पढ़ा। इसे तरुण के स्वपन शीर्षक दिया गया। अपने समूह में चर्चा कीजिए कि इसको यह शीर्षक क्यों दिया गया। यह शीर्षक इसलिए दिया गया क्योंकि बोस अपने भाषणों में युवाओं को, यानी कि जो तरुण है, युवा हैं, वो एक आदर्श और राष्ट्र का सपना दे रहे हैं। वे चाहते थे कि युवा इस सपने को अपनाएं और इसे सच करें। यदि आपको भाषण के इस अंश को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देना चाहेंगे और आपने यह नाम क्यों सोचा? मैं इसे आदर्श भारत का सपना नाम दूंगा क्योंकि यह भाषण एक ऐसे भारत के बारे में है जो स्वतंत्र, सम्मान और मजबूत हो। यह नाम बोस के सपने को साफ और प्रेरणादायक तरीके से दर्शाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने समय की स्थितियों या समस्याओं को अपने संबोधन में स्थान दिया। यदि आपको अपनी कक्षा को संबोधित करने का अवसर मिले तो आप किन किन विषयों को अपने उद्बोधन में सम्मिलित करेंगे? उनका शीर्षक क्या होगा? शिक्षा और बराबरी का महत्व, पर्यावरण की रक्षा, युवाओं की देश के प्रति जिम्मेदारी, एकता और भाईचारा। शीर्षक, हमारा नया भारत,
क्यों? क्योंकि यह शीर्षक आज के समय में देश को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। भाषा की बात। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में संख्या, संगठन या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों के साथ उनकी विशेषता अथवा गुण बताने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके भाषण से विशेषता अथवा गुण बताने वाले शब्द ढूंढकर दिए गए शब्द समूह को पूरा करना है, जैसे कि अखंड सत्य, स्वाधीन और आदर्श समाज, स्वाधीन और आदर्श राष्ट्र, शुद्र जीवन, असीम शक्ति और अपार आनंद। पाठ में यह स्वपन मेरे समक्ष नित्य और अखंड सत्य है, तो अखंड सत्य यहाँ से मिला। मेरे शुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है, तो शुद्र जीवन यहाँ से मिला। स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र, तो यहाँ से मिल गया। जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, तो ये मिला। आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र यहाँ से मिला। सुभाष चंद्र बोस ने तो उपयुक्त विशेषताओं के साथ इन शब्दों को रखा है। आप किन विशेषताओं के साथ इन उपयुक्त शब्दों को रखना चाहेंगे और क्यों, तो उन्हें लिखना है आपको। जैसे अखंड विश्वास, क्योंकि अखंड विश्वास से लोग एकजुट रहते हैं और देश मजबूत होता है। सत्य पवित्र, क्योंकि सत्य हमेशा साफ और पवित्र होता है, जो समाज को सही रास्ता दिखाता है। जीवन सुखी, क्योंकि हर व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है और यह समाज को बेहतर बनाता है। समाज एकजुट, क्योंकि एकजुट समाज में कोई भेदभाव नहीं होता और सब मिलकर काम करते हैं। शक्ति नई, क्योंकि नई शक्ति से युवा देश के लिए बड़े काम कर सकते हैं। राष्ट्र मजबूत, क्योंकि मजबूत राष्ट्र दुनिया में सम्मान पाता है। आनंद असीम, क्योंकि असीम आनंद के लोग खुश रहते हैं और मेहनत करते हैं। अब क्यों लिया? मैंने ये विशेषताएं इसलिए चुनी क्योंकि ये शब्द सुभाष चंद्र बोस के सपने से मिलते जुलते हैं। वे चाहते थे कि समाज और राष्ट्र मजबूत, एकजुट और खुशहाल हो, और ये विशेषताएं उनके सपने को और सुंदर बनाती हैं। विपरीत अर्थक शब्द और उनके प्रयोग, जैसे और, उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। इस वाक्य में रेखांकित शब्द स्वाधीन का विपरीत जो अर्थ होगा वो होता है पराधीन। इसी प्रकार से कुछ विपरीत अर्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं है, तो आपको जो है उन्हें मैच करना है, आमने सामने लेकर आना है। स्वीकार यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसका अपोजिट होगा अस्वीकार। सार्थक निरर्थक, विषमता समानता, शुद्र छोटा, विशाल बड़ा, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। संपन्न विपन्न, अकर्मण्य कर्मण्य, मरण जीवन। अब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से सभी शब्दों में दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे समाज की उन्नति अकर्मण्य नहीं अपितु कर्मण्य लोगों पर निर्भर करती है, तो दोनों को लेना है। स्वीकार, हमें सुभाष चंद्र बोस के स्वप्न को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम आदर्श समाज बना सकें। अस्वीकार, जो लोग मेहनत को अस्वीकार करते हैं वे समाज की उन्नति में बाधा डालते हैं। सार्थक, सुभाष चंद्र बोस का सपना उनके जीवन को सार्थक बनाता था। निरर्थक, बिना मेहनत के काम करना निरर्थक है और समाज को कमजोर बनाता है। विषमता, समाज में विषमता को खत्म करना नेताजी का सपना था। समानता, हमें समानता के लिए काम करना चाहिए ताकि सबको बराबर मौका मिल सके। शुद्र, सुभाष चंद्र बोस ने अपने शुद्र जीवन को भी देश के लिए सार्थक बनाया। विशाल और महान, उनका सपना एक विशाल और महान भारत का था। संपन्न, नेताजी चाहते थे कि हमारा देश संपन्न और खुशहाल हो। विपन्न, हमें विपन्न लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि समाज में बराबरी आए। अकर्मण्य, समाज की उन्नति अकर्मण्य नहीं बल्कि मेहनती लोगों पर निर्भर करती है। कर्मण्य या कर्मठ, कर्मण्य लोग ही देश को मजबूत बनाते हैं। मरण, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि स्वपन के लिए मरण भी स्वर्ग के समान है। जीवन, हमें अपना जीवन देश के सेवा में लगाना चाहिए। पाठ के आगे आपकी बात। आपने सुभाष चंद्र बोस के स्वपन के बारे में जाना कि आप अपने विद्यालय, राज्य या देश के बारे में कैसा स्वपन देखते हैं। विद्यालय के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरा विद्यालय हर बच्चे के लिए खुशहाल जगह बने, सभी को अच्छी शिक्षा मिले और दोस्तों के साथ मिलजुल कर पढ़ाई हो। राज्य के लिए, मेरा सपना है कि मेरा राज्य साफ सुथरा हो, सभी को पानी और बिजली मिले और लोग एक दूसरे की मदद करें। देश के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरा देश मजबूत और अमीर हो, जहां सभी को बराबर मौका मिले, गरीबी खत्म हो और हमारा देश दुनिया के में सम्मान पाए। हमें बड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता मिली है। अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने देश का सम्मान करें और झंडे की इज्जत करें,
सम्मान, स्कूल में अच्छे संस्कार सीखें और दूसरों के साथ प्यार से रहें, गंदगी न फैलाएं और पर्यावरण की रक्षा करें, अपने अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखें, देश के लिए मेहनत करें और पढ़ाई से भविष्य बनाएं। मिलान कीजिए। नीचे जो है स्तंभ 1 स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं और स्तंभ 2 में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं। तथ्यों को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रेखा खींचकर सही मिलान करना है। तो इनको आपको मिलाना है। जैसे 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो वो कौन है? भगत सिंह। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। तो ये कौन थे? चित्तरंजन दास। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की थी। अनशन के 63वें दिन जेल में इनका देहांत हो गया। तो ये कौन थे? जतिन दास। इनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी। उसके बाद में है नर्मदा नदी के तट पर इनकी एक विशाल प्रतिमा है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 में असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने पर न्यायाधीश ने इनके पिता का नाम पूछा तो इन्होंने कहा था मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता कारावास। और ये किसने बोला था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम तरुण के स्वपन पाठ में भी आया है। कौन है वो? तो चित्तरंजन दास का नाम आया है। पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने उनके स्वपन की बात की और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत माना है। सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज के लिए प्रयास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वाधीन संपन्न समाज की स्थापना के लिए अपने समय में अनेक प्रयास किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में क्या क्या उल्लेखनीय प्रयत्न हुए या किए गए हैं, अपनी सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक यानी कि एसएसटी की जो बुक है, अपने अनुभव और पुस्तकालय की सहायता से लिखी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जैसे दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांति के रास्ते से अंग्रेजों का विरोध किया। इन सभी ने एक स्वाधीन और संपन्न समाज का सपना देखा। स्वतंत्रता मिलने के बाद सरकार और लोगों की कई उल्लेखनीय कोशिशें की, जो मेरी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक, अनुभव या पुस्तकालय से। जैसे शिक्षा के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिससे हर बच्चे को मुफ्त पढ़ाई मिले। आज स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील भी मिलता है, जो मैंने खुद देखा है। गरीबी हटाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं से गांव में सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था की गई और मेरे गांव में भी सोलर लाइट लगी है। बराबरी के लिए संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। महिलाओं और दलितों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण, जिससे वे आगे बढ़ सके। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना से गरीब लोग मुफ्त इलाज करा सकते हैं। मेरे पड़ोस में किसी को इसका फ़ायदा मिला है। आर्थिक विकास के लिए उद्योग और तकनीक को बढ़ावा दिया गया। आज भारत में मोबाइल और कंप्यूटर बनाने की फैक्ट्रियां हैं। निष्कर्ष, ये सभी प्रयास सुभाष चंद्र बोस के स्वाधीन और संपन्न समाज के सपने को पूरा करने की दिशा में ही हैं। मैंने अपनी किताब और आसपास के अनुभव से यह सीखा है। पुस्तकालय से भी इतिहास की किताबों में भी इन योजनाओं के बारे में पढ़ा है। स्त्री सशक्तिकरण। सुभाष चंद्र बोस ने स्त्रियों के लिए समान अधिकार की बात की। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि उन्हें कौन कौन से विशेषाधिकार राज्य की ओर दिए गए। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि औरतें पुरुषों के बराबर अधिकार पाए। आज सरकार ने औरतों को कई विशेष अधिकार दिए हैं, जो मैंने अपने आसपास देखे हैं। शिक्षा, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसे मेरी बहन को स्कूल से किताबें मुफ्त मिलती हैं। नौकरी, औरतों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, जैसे मेरी पड़ोसन को बैंक में नौकरी मिली। सुरक्षा, महिलाओं के लिए 1091 हेल्पलाइन है और कानून जैसे दहेज विरोधी कानून बनाए गए हैं। स्वास्थ्य, माताओं और बच्चों के लिए मुफ्त टीकाकरण और चेकअप कैंप, और जो मेरे गांव में देखे। वोट का अधिकार, औरतें भी पुरुषों की तरह वोट डाल सकती हैं, जैसे मेरी माँ चुनाव में जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। उसमें एक टुकड़ी स्त्रियों की भी थी। उस टुकड़ी का नाम पता लगाकर लिखिए। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की औरतों की एक टुकड़ी थी जिसका नाम था झांसी रेजिमेंट।
इस टुकड़ी की औरतों ने जंग में हिस्सा लिया। वे लड़ाई में अंग्रेजों से मुकाबला करती थी और देश की आज़ादी के लिए जान की परवाह नहीं करती थी। साथ ही वे घायलों की देखभाल और प्रेरणा देने का काम भी करती थी। आपकी प्रिय स्वतंत्रता सेनानी। तो आप किस स्वतंत्रता सेनानी के कार्यों व विचारों से प्रभावित हैं? कारण सहित लिखिए। अभिनय या रोल प्ले वगैरह आप कर सकते हैं। जैसे मैं सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हूँ, उनके कार्य और विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया, जो उनके साहस को दिखाता है। वे चाहते थे कि देश में सभी को बराबरी मिले, खासकर औरतों को भी पुरुषों जितने अधिकार मिले। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की लड़ाई लड़ी, जो मुझे प्रेरित करता है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। कक्षा में जो अभिनय या रोल प्ले करना है, तो मैं सुभाष चंद्र बोस बनकर बोलता हूँ, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, खासकर मेरे युवा भाइयों और बहनों, आज हम गुलामी की जंजीरों में हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सब मिलकर अंग्रेज़ों को और हम सब मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से भगाएंगे। औरतें भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी। हमें मेहनत और त्याग से एक स्वाधीन और संपन्न समाज बनाना है। तो उठो, जागो और देश के लिए लड़ो। तो इस तरह से आप कुछ भी वो कर सकते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं नारे के माध्यम से आह्वान किया था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान और भी बहुत सारे नारे दिए गए। ये नारे स्वतंत्रता सेनानियों ने के अदम्य साहस, निर्भीकता और देश प्रेम को दर्शाते हैं। नीचे 2 स्तंभ दिए गए। स्तंभ 1 में कुछ नारे हैं। नारों के सामने लिखिए कि ये किसके द्वारा दिए गया। जैसे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। करो या मरो, महात्मा गांधी। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूंगा, चंद्रशेखर आज़ाद। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। परियोजना कार्य, आप सभी राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में पढ़कर उनमें से 10 महिलाएं और 10 पुरुषों के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों का संग्रह करके एक संग्रहिका बुक बनानी है। चित्रों के नीचे उनके विशेष योगदान के बारे में 1-2 वाक्य लिखने हैं। अपनी संग्रहिका तैयार करते समय ध्यान रखिए कि आप किसी भी राज्य में एक से अधिक व्यक्ति को न चुनें। मैंने हर राज्य से एक स्वतंत्रता सेनानी चुना, उनके चित्र इकट्ठे किए, नीचे उनके नाम और योगदान है। महिलाओं में झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी उत्तर प्रदेश, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़ी और वीरता की मिसाल बनी। उसके बाद बेगम हजरत महल, 1857 में अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरोजनी नायडू, आंध्र प्रदेश, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कविताओं से प्रेरित किया। अरुणा आसफ अली, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा फहराया। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के साथ सत्याग्रह में हिस्सा लिया। कमला चट्टोपाध्याय, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रही और संविधान में योगदान दिया। रानी चेन्नप्पा, 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत की। और विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लक्ष्मी सहगल, तमिलनाडु, आज़ाद हिंद फौज में डॉक्टर रही। माता सुंदरी, पंजाब, सिख समुदाय को एकजुट कर अंग्रेजों का विरोध किया। अब आते हैं पुरुष। महात्मा गांधी, गुजरात, अहिंसा से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भगत सिंह, पंजाब, क्रांति से अंग्रेजों को चुनौती दी। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ादी के लिए हथियार उठाए, मध्य प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस, पश्चिम बंगाल, आज़ाद हिंद फौज बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश को एकजुट किया। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और विकास के लिए काम किया। और बाल गंगाधर तिलक, स्वराज का नारा दिया। मंगल पांडे, 1857 की क्रांति शुरू की। और लाला लाजपत राय, हरियाणा से साइमन कमीशन का विरोध किया। झरोखे से आपने जो पढ़ा उसमें सुभाष चंद्र बोस तरुणों से अपने सपनों की बात करते हैं। अब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पत्र पढ़िए, जिसमें उन्होंने गृह और कुटीर उद्योग पर अपने विचार जो है व्यक्त किए हैं। गृह उद्योग के विषय में नेताजी का एक पत्र। मुझे जहाँ तक याद है, मैं मात्र एक बार पॉलिटेक्निक में गया था। पॉलिटेक्निक में सभी कामों में एकमात्र बैत का काम अथवा मिट्टी के खिलौने बनाने का काम हमें गृह उद्योग के रूप में चलाना होगा। अब यदि अंत में मिट्टी के खिलौने बनाने का काम चलाने का प्रस्ताव हो तो कोई भी कुछ दिनों में यह काम सीख सकता है, खर्च कुछ भी नहीं लगेगा। और हम जब गृह उद्योग प्रारंभ करेंगे तब मात्र रंगों के लिए कुछ नकद रुपए खर्च होंगे, इसके अलावा बहुत कम खर्च होगा। एक बात मेरे मन में बार बार उठती रहती है,
पहले भी शायद इस विषय पर मैंने लिखा है। सीप के बटन तैयार करना, बंगाल के बहुत से गांवों में यह काम घर घर में हो रहा है। गरीब गृहस्थों के घरों में स्त्री पुरुष अपने फुर्सत के समय में यह काम करते रहते हैं। किसी एक कार्यकर्ता को बहुत कम समय में यह काम सिखाया जा सकता है, अथवा यह काम जानने और सिखाने वाले एक नए कार्यकर्ता को आप लोग नियुक्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पत्थरों के ऊपर घिसकर बटन बनाया जा सकता है। हम चाहें तो बना सकते हैं। सिर्फ पतला कोई यंत्र हो जिसमें छेद किया जा सके। इसके अलावा गोल काटने के लिए एक धारदार यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। सीमित की ओर से कुछ यंत्र और एक बोरा सीप मांगकर भी यह काम प्रारंभ किया जा सकता है। काम सहायता प्रार्थियों में आबद्ध रहेगा, किंतु एक बार कारगर होने पर आप देखेंगे कि गरीब परिवार अपनी आय बढ़ाने के लिए यह काम स्वयं आरंभ कर देगा। सीमित सिर्फ सस्ते दामों में रॉ मटेरियल आदि जुटा लेगी और तैयार वस्तुओं को अधिक दामों में बेचने की व्यवस्था करेगी। यह काम आरंभ करना पड़े तो पहल इसके लिए बहुत अधिक समय देना होगा। बंगाल में बटन निर्माण गृह उद्योग के रूप में ही चल रहा है। बहुतों का ख्याल है कि बंगाल के बटन फैक्ट्री में बनते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। गांव देहात के घर घर में फुर्सत के समय, यहाँ तक कि रसोई के समय में से बच्चे खाली समय में भी स्त्रियां यह काम करती हैं, इसलिए इतने सस्ते में यह बटन मिलते हैं। तो ये जो है उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने जो पत्र लिखा था कि जो पॉलिटेक्निक है उसमें ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। लोगों को ये काम भी सिखाना चाहिए जिसको वो घर से ही तैयार कर सकते हैं, घर में ही उस काम को शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साझी समझ। उपरयुक्त पत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गृह और कुटीर उद्योग की बात की। यह पत्र देश की स्वतंत्रता से पहले लिखा गया था। अपने आसपास के गृह और कुटीर उद्योगों के विषय में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में गृह और कुटीर उद्योगों की बात की जो देश की आज़ादी से पहले लिखा गया था। ये उद्योग घर पर या छोटे स्तर पर चलने वाले काम है, जैसे हस्तकला, सिलाई या खाने की चीज़ें बनाना। मैंने अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा की। यहाँ एक आसान उदाहरण है जो हमने बात की। मेरे साथी रवि ने कहा, मेरे गांव में कई औरतें घर पर अगरबत्ती बनाती हैं। यह कुटीर उद्योग है जो परिवार को कमाई देता है और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे गांव मजबूत होता है। मेरी साथी सीमा ने कहा, मेरी माँ घर पर सिलाई का काम करती है। यह गृह उद्योग है जो हमें पढ़ाई के लिए पैसे देता है, लेकिन कभी कभी बाजार में सामान बेचने की मुश्किल होती है। मैंने कहा, मेरे पड़ोस में लोग घर पर पापड़ और अचार बनाते हैं। यह छोटा उद्योग है जो रोजगार देता है, लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने इन उद्योगों को मदद दी, जैसे लोन और ट्रेनिंग। इससे लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। हमने चर्चा से सीखा कि ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और गांव में रोजगार बढ़ाते हैं। अगर आप भी चर्चा करें तो अपने आसपास के उदाहरण बता सकते हैं। खोजबीन के लिए नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग करके आप सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म देख सकते हैं। तो इसमें जो है आप क्लिक करेंगे तो मूवी मिलेगी। अब इंटरनेट लिंक से फिल्म का नाम लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस है। यह NFAI कलेक्शन की एक फिल्म है जिसमें नेताजी की असली ज़िंदगी के फुटेज हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि बोस की ज़िंदगी की मुख्य घटनाएं, जैसे सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और आचार्य कृपलानी से मिलना, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व, जय हिंद का नारा और ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध, जर्मनी और पूर्व एशिया में उनकी गतिविधियां, राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना और स्वराज के लिए लड़ाई, भारत से गायब होना और उनकी आखिरी यात्रा, साथ में सैनिकों के बलिदान। यह फिल्म बोस की देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई को दिखाती है। आप इसे देखकर प्रेरित हो सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज के विषय में जानकारी। मैंने इंटरनेट से जानकारी जुटाई और अब कक्षा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज़ाद हिंद फौज INA भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास। आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत 1942 में मोहन सिंह ने की थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इसे नया रूप दिया। बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस ने से नेतृत्व लिया। फौज में भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश फौज से अलग होकर शामिल हुए थे। बोस ने इसे आज़ाद हिंद सरकार का हिस्सा बनाया। भूमिका भारत की आज़ादी में। तो फौज ने जापान की मदद से 1944 में बर्मा से भारत पर हमला किया। इम्फाल अभियान। हालांकि यह सैन्य रूप से असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों को प्रेरित किया। बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जिससे लोग देशभक्ति से भर गए। INA के ट्रायल ने
ब्रिटिश फौज में बगावत फैलाई और आज़ादी की मांग तेज की। इसमें औरतों की झांसी रेजिमेंट भी थी जो लड़ाई में हिस्सा लेती थी। मुख्य तथ्य, फौज में 40,000 से ज़्यादा सैनिक थे। बोस ने इसे पूर्व एशिया में बनाया और जय हिंद का नारा दिया। यह आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी कदम था जो दिखाता है कि बोस कितने बहादुर थे। कक्षा में प्रस्तुति। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताना चाहता हूँ। नेताजी बोस ने इसे बनाया और ब्रिटिश से लड़ाई की। यह फौज भारत की आज़ादी की प्रेरणा के लिए बनी। जय हिंद। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।